देखिए बच्चों, अब तक हम अपवर्तन पढ़ रहे थे। अब अपवर्तन की कुछ घटनाएं, अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले घटना है तारों का टिमटिमाना। नाम से ही पता लग रहा है कि तारा क्यों टिमटिमाई देता है। हमने देखा होगा आकाश में कभी उस तारे की स्थिति हमें थोड़ी देर में पहले इधर दिखता है, तो उसके जस्ट हम थोड़ी देर बाद देखते हैं हम, तो उसकी स्थिति क्या होती रहती है, परिवर्तित होती दिखाई देती है। क्यों होती है, ये अपवर्तन की घटना है। देखते हैं। मान लिया यहां हम ये पृथ्वी अर्थ और अर्थ पर ये कोई प्रेक्षक खड़ा है क्षैतिज पर, यहां से हम देखेंगे यहां पर कोई तारा स्थित है। वास्तविक स्थिति है तारे की यहां पर, ठीक है। अब हमें पता है कि वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो उसका घनत्व, वायु का घनत्व क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे वैसे वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे वायु का घनत्व कम होता जाता है। पृथ्वी की तरफ नीचे आते जाएंगे पृथ्वी के समीप तो घनत्व क्या होता है, सघन होता है, सॉरी ज्यादा होता है। और जिसका घनत्व कम है उसका अपवर्तनांक कम होता है, और घनत्व जिसका अधिक है उसका अपवर्तनांक ज्यादा है। और जिसका अपवर्तनांक कम है वो विरल माध्यम होता है, और जिसका अपवर्तनांक सघन है, ज्यादा है, वो कौन सा माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है। तो नीचे पृथ्वी की सतह की ओर तो कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन। इधर यहां पर कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन। और ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे कौन सा माध्यम होगा, विरल। अब जैसे ही कोई प्रकाश किरण कहां जाएगी, यहां से देख रहे हैं हम, सघन से विरल। कहां जाती है, सघन से विरल। तो ये क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। मान लिया ये हमारे पास अभिलंब है, तो इससे क्या हो जाएगी, दूर हटेगी। दूर हटेगी तो इसकी स्थिति कहां प्राप्त होगी, इधर। तो ये कौन सी स्थिति होगी, आभासी स्थिति। तो ये हमें यहां दिखाई दिया। अब वायुमंडल का ताप चेंज होता रहता है, जिसके कारण इसका घनत्व भी क्या होता रहता है, चेंज होता है। और जिसके कारण तारा क्या होगा, टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। तो पहला कंडीशन है तारों का टिमटिमाना, पृथ्वी सतह की और सघन माध्यम ऊपर, विरल माध्यम तो सघन से विरल जाएगी। तो इस अविलंब से क्या उठेगी, किरण दूर हटेगी, दूर हटेगी। तो ये हमें तारे की कौन सी स्थिति दिखेगी, आभासी स्थिति। कौन सी स्थिति दिखेगी, आभासी स्थिति दिखेगी। लेकिन वायुमंडल का ताप व दाब चेंज होता है, जिसके कारण उसका माध्यम चेंज होगा। माध्यम चेंज होगा तो ये अपने स्थिति को लगातार क्या होती है, आभासी स्थिति भी परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। तो ये पहला केस होगा, तारों का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना। सेकंड, सूर्योदय व सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। देखिए सूर्योदय से कुछ समय पहले, सेकंड केस क्या है, सूर्योदय से कुछ समय पहले व सूर्य अस्त के कुछ समय बाद भी सूर्य का दिखाई देना। क्यों दिखाई देता है, अपवर्तन की घटना है, अभी समझते हैं। तो हमने देखा होगा कभी जैसे सूर्य उगने वाला है उससे थोड़ी देर पहले ही दिखाई देती है वो लालिमा उसकी। जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो उसके कुछ समय बाद भी हमें ये दिखाई देता है।
क्यों दिखाई देता है? तो मान लिया ये हमारे पास अर्थ है, पृथ्वी है, और ये इसका क्षैतिज क्या है? क्षैतिज। यहां पर क्या होगा? इसका विभिन्न वायुमंडलों की परत होंगी। तो जैसे जैसे यहां पर इसकी डेंसिटी क्या होगी, घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसे कौन सा माध्यम कह देंगे? इधर सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? और सूर्य बहुत दूर है, मान लिया यहां ये सूर्य, इसकी वास्तविक स्थिति, तो ये माध्यम हो गया विरल, यानी यहां कोई यानी वायु या निर्वात। तो यदि सूर्य से प्रकाश किरण यहां जाएंगी तो कैसे जानी चाहिए? ये ऐसे जाती, ठीक है। लेकिन ये माध्यम विरल और ये क्या है? सघन। कौन से माध्यम है? विरल और सघन है। तो जैसे ही कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाएंगी तो अविलंब की ओर क्या होगी? झुकेंगी। तो ये प्रकाश किरण वैसे सीधी जाती तो कहां जाती? इधर। लेकिन ये मान लिया कोई प्रेक्षक है देखने वाला, कोई प्रेक्षक खड़ा है यहां पर, तो इसकी ओर ये क्या हो जाएंगी? झुक जाएंगी। अब इसकी वास्तविक यानी आभासी स्थिति देखें तो ये कहां प्राप्त होगा? सूर्य है, तो ये इसकी कौन सी स्थिति होगी? आभासी स्थिति। वापिस देखो, सूर्य की किरणें सीधी जानी चाहिए, लेकिन विरल से कहां जा रहे हैं? सघनम। तो अविलंब की ओर क्या हो जाएंगी? झुक जाएंगी। तो ये इधर झुक जाएंगी तो इसकी आभासी स्थिति हमें कहां प्राप्त होगी? इससे ऊपर की ओर। इसलिए सूर्य हमें कुछ समय पहले व कुछ समय पश्चात दिखाई देता है। तो ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस, द्रव में डूबी हुई छड़ या कोई पेंसिल है, छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। मान लिया ये हमारे पास कोई पात्र है, इस पात्र में कोई भी द्रव भरा है, ये इसका सतह है। तो हमने इसमें एक पेंसिल को डुबोया या किसी भी छड़ को डुबोया, ठीक है। तो ये छड़ हमें मुड़ी हुई यहां सतह से कैसे दिखाई देगी? मुड़ी हुई। तो ये कोई पेंसिल है ए बी सी, बीसी भाग इसका किसमें डूबा हुआ है? द्रव में। तो यहां से देखना, यहां हम इसको देख रहे हैं आंखों से, तो सी बिंदु से एक प्रकाश किरण जाएगी आंख से, और इधर एक प्रकाश किरण जाएगी यहां से। अब यहां पर देखना, ये माध्यम द्रव है तो कौन सा माध्यम हुआ? सघन माध्यम। और ये आंख के यहां देख रहे हैं वायु है, तो ये कौन सा माध्यम हुआ? विरल। ये इनके क्या हो गए? अविलंब। यदि कोई प्रकाश किरण सघन से विरल आती है तो अविलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। देखो दूर हट रही है, यहां आंख की सहायता से हम देख रहे हैं। दूर हट रहे हैं तो इनको आगे मिलाते हैं, तो यहां कुछ इस प्रकार ये बिंदु पर दिखाई देगी, जिससे इसकी आभासी स्थिति यानी इनकी आभासी स्थिति, इनको आगे मिलाते हैं तो यहां कुछ ऐसे प्राप्त होती है। इसलिए आभासी स्थिति पेंसिल कैसी दिखाई देती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो वापस समझ सकते हो कि यहां से यदि कोई, मैं इसको दोबारा एक बड़ा डायग्राम बना देता हूं।
ये द्रव भरा है, तो ये कौन सा माध्यम हुआ? सघन। इधर बाहर कौन सा माध्यम हुआ? विरल। मेरे पास मान लिया ये कोई पेंसिल या छड़ है, ए बी सी, बी सी भाग द्रव में, तो सी से एक प्रकाश किरण यहां आंख है, तो सघन से कहां जा रही है? विरल में जा रही है 2 किरणें, तो ये इसका अविलंब हो जाएगा, या इसको दूर तक ले जाएं और एक किरण दूसरी प्रकाश किरण, ये अविलंब हो गया इसका, तो अविलंब सघन से विरल जाएंगी, तो अविलंब से क्या होंगी? दूर। तो इस अविलंब से इस प्रकार ये दूर हटेंगी। ठीक है, यहां आपकी सहायता से इनको देख लेंगे, इनको आगे मिलाया जाए तो कुछ इस प्रकार इस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और इसका ये आभासी प्रतिबिंब, ये इसका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस कारण किसी द्रव में छड़ होने पर ये मुड़ी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट, कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन। तो हमारे पास कोई कांच की स्लाइड है, ये कोई आयताकार कांच की पट्टिका है, तो इसके द्वारा 2 बार अपवर्तन होता है। मान लिया ये हमारे पास कोई प्रकाश किरण यहां पर आई, ठीक है, तो ये इसका क्या होगा? अभिलंब। ये माध्यम विरल और कांच है, तो ये माध्यम कौन सा होगा? कांच का सघन। यदि कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और ये अभिलंब से झुक गई। उसके बाद ये पृष्ठ हुआ AB, इसको मान लिया मैंने CD। अब इस पृष्ठ से वापस माध्यम चेंज हुआ, अंदर कौन सा है? सघन, बाहर निकलेगी तो कौन सा माध्यम होगा? विरल। ये इसका क्या होगा? अभिलंब होगा। अब सघन से विरल जाती है तो अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। अभिलंब से क्या होगी? दूर हटती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? यदि इसका अपवर्तन नहीं होता, ये प्रकाश कैसे, किरण कैसे, कहां से गुजरती, और ये एक दूसरे की कैसे प्राप्त होती? समांतर प्राप्त होती। तो देखो ये कोण क्या होगा? आपतन कोण आई, ये R, और ये निर्गत कोण E, बाहर निकल रही है, इसलिए कौन सा कोण? निर्गत कोण। तो किसी भी कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन करते हैं तो आपतित किरण व निर्गत किरण एक दूसरे के कैसे प्राप्त होंगी? समांतर। और आपतन कोण का मान निर्गत कोण, ये जितने डिग्री से हम इसको आपतित करेंगे उतना ही डिग्री से निर्गत प्राप्त होगी, तथा दोनों के मध्य की दूरी को D, पार्श्व विस्थापन कहते हैं। दोनों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्व विस्थापन कहते हैं। तो ये कांच की पट्टिका द्वारा क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। किसमें? वायु में। तो दिया है लैम्बडा, इसको हमने तरंग दैर्घ्य दे रखा है किसमें? वायु में। तो वायु को मान लिया हमने अपवर्तनांक μ1, तो इसलिए λ1 लिख दिया 6000 एंगस्ट्रॉम। वह जल में तो इसको लिख दिया λ2 4500 एंगस्ट्रॉम। जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? किसमें पूछ रहा है? जल में पूछ रहा है। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, μ2 अपॉन μ1 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर λ1 अपॉन λ2। तो हमारे पास यहां से λ1 है, λ2 है,
क्या पूछ रहा है, दूसरे या जल का, जल को क्या माना हमने दूसरा माध्यम, तो V2, और V1 हमारे पास वायु में चाल होगी प्रकाश की, और वो कितनी होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहां से इस फॉर्मूले में V1 अपॉन V2 बराबर क्या आएगा, λ1 अपॉन λ2। क्या निकालना है मुझे, V2, तो V2 बराबर क्या आएगा, λ2 अपॉन λ1 इंटू V1। तो V2 बराबर λ2 का 4500 एंगस्ट्रॉम अपॉन λ1 का मान 6000 एंगस्ट्रॉम इंटू V1 का मान, यानी वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है, चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है, 3 दूनी 6, 20 बचे, और यहां से 1 0 से कैंसिल किया जाएगा 10⁷। तो V2 बराबर आएगा 45 का भाग इसमें 2 में, 2 का भाग 45 में देंगे तो 2 दूनी 4 और 22.5 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकंड, या इसको 2.25 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकंड। तो देखो क्या पता लग रहा है, V2 V1 निर्वात में वेग 3 इंटू 10⁸ था, और V2 इसका वेग कम हुआ है, तो इसलिए विरल माध्यम में वेग ज्यादा होता है और सघन माध्यम में कम होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पर हो चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है, जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रम से 4/3 तथा 3/2 है। जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि प्रकाश किरण कांच से जल में गमन करती है। यानी कोई प्रकाश कांच से जल में जा रही है, तो जल का क्या करना है, हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है, अर्थात जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो ये सिंपल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बहुत मिलेंगे, नीट्स एग्जाम में मिलते हैं, IIT JEE में मिलेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, हमें दे क्या रखा है, तो दिया है किसका अपवर्तनांक, जल का, जल के अपवर्तनांक को 1 मान लिया और कांच वाले का अपवर्तनांक को 2, तो μ1 बराबर क्या लिख दिया 4/3, और μ2 बराबर क्या लिख दिया 3/2, यानी कांच को क्या मान लिया 2 और जल को। अब पूछ क्या रहा है, जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, तो μ12, क्योंकि μ1 का किसके सापेक्ष 2 के सापेक्ष, तो यही हमें पता है। μ1 का मतलब क्या है जल, 2 का मतलब क्या है कांच, तो इसलिए क्या कह सकते हैं हमें μ12, और μ12 क्या होगा μ1 अपॉन μ2, जबकि μ21 निकालें तो क्या होगा μ1 अपॉन μ2 अपॉन μ1, μ1 का मान रख दो 4/3, 3/2, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, और तो ये क्या आ गया हमारे पास सॉल्व करने का 3 8/9, तो ये आंसर आ गया हमारे पास μ12 जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, कांच। यदि यही क्वेश्चन होता क्या कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, तो हम इसको क्या करते μ21, क्योंकि 2 कांच किसका जल के, तो μ2 अपॉन μ1, μ2 का मान कितना है 3/2 अपॉन 4/3, ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा 3 3 9 9/8, ये यहां पर आंसर आता, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 तथा जल का अपवर्तनांक 1.3 है और जल में प्रकाश की चाल दे रखी है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था μ2/μ1 बराबर v1/v2 बराबर λ1/λ2। हमने कांच को माध्यम मान लिया 1 और जल को माध्यम मान लिया 2, यानी जो कांच है कांच को 1 माध्यम मान लिया और जल को माध्यम 2। तो मुझे क्या निकालना है? वेग निकालना है। तो ये फॉर्मूला काम में लूंगा मैं, μ2/μ1 बराबर v1/v2। μ2 क्या है? जल का अपवर्तनांक 1.3 अपॉन μ1 1.5 इक्वल टू v1 यानी कांच, और v1 हमें निकालना है कांच का। v2 का मान कितना दे रखा है? 2.25 इंटू 10⁸। सॉल्व करेंगे यहां से तो v1 बराबर क्या आएगा? 1.3 1.5। इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो 1.95 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? आंसर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आज हमने पढ़ा है। प्रकाश की अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं, पहली थी तारों का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना, और सेकंड घटना कौन सी थी? सूर्य से कुछ समय पहले व सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात सूर्य का दिखाई देना, यानी किसी जल में छड़ को डुबा देते हैं तो मुड़ी दिखाई देती है। ठीक है, और कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन, और भी बहुत सारे हैं। किसी यानी द्रव का, यानी कोई उभरा हुआ पेंदा है जो ऊपर उभरा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट, अपवर्तन की घटना होती क्यों है? देखिए, अपना अपवर्तन क्या होता है कि अपने पथ से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। यही तो पढ़ा था हमने। लेकिन होती क्यों है घटना? देखो, माध्यम में जैसे जैसे जाते जाएंगे तो उनका वेग हर माध्यम में क्या होता जाता है? अलग अलग होता जाता है। जिस माध्यम में प्रवेश करेंगे उस माध्यम में उसका वेग क्या होता जाएगा? अलग अलग होता जाएगा, जिसके कारण इसकी पथ क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन।